जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं आपको नंबर 2 हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। नंबर 3 सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियार्कस, अनिसिक्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। नंबर 4 मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। नंबर 5 डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य समाज से संबंधित है। नंबर 6 डायनोसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फियस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। नंबर 7 टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तिका लिखी है। और नंबर 8 प्लिनी। इसने शासन प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में वर्णन मिलना है। इसके बाद पेरिप्लस और इरिथ्रेंसी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही आप पढ़ सकते हो चीनी लेखक। नंबर 1 फाहियान। यह एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। नंबर 2 संयोगन। यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नंबर 3 हैंसंग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वन विहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका ब्राह्मण भ्रांत सीयूकी नामक से है प्रसिद्ध से है जिससे 138 देशों का विवरण मिलता है। इससे ने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र हैंसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। नोट: हैंसंग के आधार अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 4 इतिसंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आरवी लेखक अलबरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज़्म का यकीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीब ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों पर, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें सुंदर राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2 इब्न बतूना। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रहला कहा जाता है 14वीं शताब्दी में विपरीत उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा
सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी बुद्धता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। नंबर डी आप देख सकते हैं अन्य लेखक। ठीक है, तो इसमें दिया तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयंगर तथा तयंगर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर दो मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने पर यह प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैश्यनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहैघोरा अभिलेख है। इसे अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले पूर्ण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एवं ऐरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिया गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरस्थल बुर्ज होम्स से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता है। इसी को साहित्य में करासन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों का था। इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप। महत्वपूर्ण अभिलेख, आप क्या समझ रहे हैं? महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक देख सकते हो। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ किसका है? जूनागढ़ अभिलेख है रुद्र दमन का। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन सेकंड का। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। देवपहाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक एवं विजय सेन का है। नोट आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राही कहलाता है। अभिलेखों का अभिग्रहण क्या कहलाता है? पता है क्या कहलाता है? इपिग्राही कहलाता है, जिसको आप देख सकते हो एक एरो का साइन है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक कमांडू पोंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हो नोट। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि, वर्तमान के म्यांमार, माल्या, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा द्वीप स्थापित हैं। इसके बाद आप देख सकते हो उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली होती है। कौन सी शैली होती है? नागर शैली होती है। एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला कौन सी होती है? द्रविड़ शैली। कौन सी होती है? द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण पात के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेशर शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है? बेशर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। यह पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। ऐसे कि कौन कौन से मंदिर हैं वो आप देख सकते हो, ऑप्शन में दिए हैं।
मैं आपको बताने वाला हूँ। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। और दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। और गोंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकती हो।